देखो हम पढ़ रहे थे रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। ये बताया था कि ब्लॉक के केस में फ्रिक्शन की कहानी क्या थी, अलग। बट यहाँ पे रेगुलर बॉडीज अगर आ जाए, यानी कि डिस्क हो, रिंग हो, होलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, होलो सिलेंडर हो या फिर सॉलिड सिलेंडर हो, तो इस केस में फ्रिक्शन की कहानी क्या है, अलग है। ब्लॉक के केस में कितना था कि अप्लाइड फोर्स, जितना आपने फोर्स अप्लाई किया है उससे ज़्यादा ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तभी ब्लॉक क्या होगा, चलेगा। बट रेगुलर बॉडीज़ के केस में ऐसा नहीं है कि अप्लाइड फोर्स से अगर आप कम फोर्स लगाओगे तो भी क्या होगा, वो जो भी ब्लॉक है या रेगुलर बॉडी है वो क्या करेगी, चल पड़ेगी। मान लो कि इस केस में डिस्क दे दिया आपको, मास दे दिया आपको इसका 10 kg, मास कितना दे दिया, 10 kg। फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी दे दी, 0.5। आपने सेंटर पे अगर F का फोर्स लगा दिया, फ्रिक्शन कितना है, फोर्स अप्लाइड फोर्स कितना है, 30 न्यूटन। तो इस केस में Fs मैक्स की वैल्यू कितनी होगी इस केस में, म्यू एस इंटू में n, तो म्यू एस की वैल्यू 0.5 इंटू में n की वैल्यू 100, यानी कि कितना लग सकता है मैक्सिमम 50 न्यूटन। बट यहाँ पे 50 न्यूटन लगेगा नहीं, ये नहीं कि 50 न्यूटन लग गया और ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें ये नहीं होगा कि 30 लगाए तो 30 ही लगेगा। तो इस केस में 30 से कम लगाने पे भी ये ब्लॉक डिस्क क्या होगी, चल पड़ेगी। यहाँ पे अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा, अप्लाइड फोर्स का कितना लगता है, 1/3, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा, 10 न्यूटन। अब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन लगेगा तो ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगी। यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन में तो क्या था, फोर्स ही नहीं लगा रहे थे आप, वी और ओमेगा देके उसको छोड़ रहे थे, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा था, वी भी कांस्टेंट था, ओमेगा भी क्या था, कांस्टेंट, और बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रह रहा था उसमें, रेस्ट में। यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन की बात आएगी तो वहाँ पे फोर्स ही नहीं लगाते, बस उसको घुमा के छोड़ देते हैं, यानी वी भी दे देते हो आप और ओमेगा भी, और वी और ओमेगा दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट, और बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता है उसमें, रेस्ट में। वी इक्वल टू क्या होता है उस केस में, आर ओमेगा, वो थी यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन। यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन। एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में वी भी बढ़ेगा इसमें और ए भी, यानी कि इसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट तो रेस्ट में रहेगा ही। इस केस में इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, कितने एक्सेलरेशन होंगे, दो। एक होगा इसके पास एक्सेलरेटेड यानी कि ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन, और एक क्या होगा, रोलिंग यानी कि रोटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस केस में इसमें निकाल के बता दो आप मेरे को, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो बताई दी, एक्सेलरेशन बता दो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन बता दो क्या होगा, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, और तीसरा आप इसमें बता दो मेरे को टॉर्क कितना लगेगा। ये चारों बातें निकाल के बता दो। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 मीटर है रेडियस। ऐसा होगा ही नहीं, फिर एक्स मैक्स से ज़्यादा लगेगा उस केस में। मान लो आपने एफ एक्स मैक्स से ज़्यादा एक तो लग ही नहीं सकता, मैक्सिमम जब है ही 50 से ज़्यादा, तो अब ब्लॉक के केस में इससे ज़्यादा लग रहा है, तो उस केस में फिर जितना है आगे मैं बताऊंगी कि क्या होगा उस केस में। अभी वाला क्वेश्चन करो कि एफ एक्स मैक्स से ज़्यादा ही अगर आपने अप्लाइड फोर्स कर दिया कि उतना लग ही नहीं सकता फ्रिक्शन, तो क्या होगा वो भी बताऊंगी। ये क्वेश्चन करो एक बार। हो गया होगा। फ्रिक्शन तो लग जाएगा 10 न्यूटन ही, अप्लाइड फोर्स का 1/3 डिस्क के केस में। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर, 30 इधर है, 10 इधर है, तो नेट फोर्स 20। तो नेट फोर्स बाय में मास करोगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए, नेट फोर्स है 20, मास है 10, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अल्फा टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। एक टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ
यहाँ पे इस 30 न्यूटन की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, 30 न्यूटन की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई फोर्स सेंटर पे ही लग रहा है तो उसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आता। टॉर्क लाने के लिए सेंटर से हट के फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, तो इसकी वजह से आएगा 10 न्यूटन की वजह से ही आएगा बस टॉर्क। तो यानी कि 10 इंटू में क्या करोगे 2, तो कितना टॉर्क लेगा 20 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क लेगा। अब टाउ इक्वल टू, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि टाउ इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू होता है आई इंटू में अल्फा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी डिस्क के केस में mr²/2, मास है 10, रेडियस है 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय में 2, 20, आई की वैल्यू 20। तो टॉर्क है आपके पास टाउ इक्वल टू आई की वैल्यू 20 इंटू में अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टॉर्क की वैल्यू 20 आपने निकाल ली, 20 डिवाइड बाय में 20 यानी कि 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास अल्फा की वैल्यू, एंगुलर एक्सीलरेशन 1। अब इस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास, इस पॉइंट के पास 2 एक्सेलरेशन है या नहीं। जैसे वेलोसिटी दो तरीके से आती थी, एक सेंट्रोमास के साथ पास जो वेलोसिटी थी वही हर पॉइंट की वेलोसिटी भी होती थी, और एक किसकी वजह से, ओमेगा की वजह से, 2 वेलोसिटी थी वहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या आएंगी, 2 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन होंगे, एक क्या होगा जो सेंट्रोमास का एक्सेलरेशन है उसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा, और एक किसकी वजह से, अल्फा की वजह से। तो एक एक्सेलरेशन इधर कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये होगा, और ए इक्वल टू क्या होता है आर अल्फा, ए इक्वल टू क्या होता है आर अल्फा, आर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, तो एक 2 रेडियन पर सेकेंड ये आ जाएगा आपके पास। तो इधर एक किसकी वजह से आया, सेंट्रोमास के एक्सेलरेशन की वजह से, और किसकी वजह से आया है, अल्फा की वजह से, यानी कि घूमने की वजह से, रोटेशनल की इफेक्ट। तो इधर भी कितना आ जाएगा 2 और इधर भी कितना है 2, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें 0, तो ये क्या होगी एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन। इसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है वो तो क्या होगा रेस्ट में होगा, और ये आगे की तरफ मूव करेगी, इसमें जो वेलोसिटी भी बढ़ेगी और ओमेगा भी क्या होगा बढ़ेगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा तो होगा ही होगा एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में, और साथ ही साथ a इक्वल टू क्या होगा आर अल्फा, बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा 0 होगा, और इसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा रेस्ट में। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में है, अगर इस तरीके से एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन हो तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अगर एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रह रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है इसमें, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है और ओमेगा भी बढ़ रहा है। वेलोसिटी किसकी वजह से बढ़ रही है, एक्सेलरेशन की वजह से, जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है उसकी वजह से ट्रांसलेशन वेलोसिटी बढ़ेगी। ओमेगा किसकी वजह से बढ़ेगा, अल्फा की वजह से। तो दोनों बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, इसमें बढ़ रहे हैं। तो उस केस में जिस टाइम में जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसको क्या बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। इसको क्या बोलोगे आप, रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स। रोलिंग फ्रिक्शन को एक टाइप का स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हो आप, क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रह रहा है इसमें रेस्ट में, और इस टाइम पे बॉटम मोस्ट पॉइंट अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन को क्या बोल सकते हो आप, एक टाइप से स्टैटिक फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर। आप ये बोल सकते हो रोलिंग फ्रिक्शन इट इज ए टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और इट इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, लिख लो इस बात को। रोलिंग फ्रिक्शन इट इज ए टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स भी है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो रोलिंग फ्रिक्शन भी एक प्रकार का स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये भी क्या है कंजर्वेटिव इन नेचर। एनर्जी का लॉस नहीं करता रोलिंग फ्रिक्शन कभी भी। हाँ, इस पॉइंट पे लगा सकते हो, नहीं इस पॉइंट पे लगा सकते हो क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट में है। यहाँ पे आगे पढ़ाएंगे भी, एक क्लास और लगेगी, कैसे लगा सकते हैं वो भी बताएंगे। आ गया समझिए इतना, किसी को कोई डाउट? यानी कि डिस्क के केस में पहली बात ये ध्यान रखनी है कि अप्लाइड फोर्स जितना आप लगाओगे उसका फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 1/3 लगेगा। अगर 1/3 नहीं लग रहा तो उस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं रहेगा, वो यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन नहीं होगी, यानी कि एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन वो नहीं होगी। उस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आएगा। अगर आपने 10 से ज़्यादा लगा दिया, मान लो आपने 20 लगा दिया, तो उस केस में फिर एक्सेलरेशन निकाल के देखोगे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, फिर वो एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन नहीं होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? पहले तो ये बताओ।
इसमें एफ एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ एस मैक्स जो है वो आ जाएगा आपके पास म्यू एस इंटू में एन, यानी कि 0.5 इंटू में 100 यानी कि 50 न्यूटन, इतना लगेगा। फिर एफ एस मैक्स की वैल्यू इतनी है। मान लो मैंने सेंटर पे अप्लाइड फोर्स जो है वो लगा दिया 60 न्यूटन, कितना लगा दिया 60 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा यहाँ पे 20, और लग भी सकता है 50, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 50 है तो 20 लग सकता है यहाँ पे। ठीक है, मैंने फ्रिक्शन फोर्स को 60 से हटा के यहाँ पे कर दिया 80 न्यूटन, कितना कर दिया 80 न्यूटन। अब फ्रिक्शन कितना लगेगा 80/3, इसको सोल्व करके देखो 80/3 26 पॉइंट कुछ लग भी सकता है, क्योंकि एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी है 50 है, तो लग सकता है उतना। और उस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा। अगर मान लो मैंने अप्लाइड फोर्स जो है वो यहाँ पे कर दिया 120 न्यूटन, कितना कर दिया 120, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 40 लग सकता है, क्योंकि फिर एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी है 50। तो इस केस में भी बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा और एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन होगी। अब मान लो मैंने अप्लाइड फोर्स है वो कर दिया 150, कितना कर दिया 150, तो अब कितना लगेगा फ्रिक्शन 50 लगेगा, और लग सकता है 50, मैक्सिमम वैल्यू 50 है तो लग सकता है यहाँ पे 50। अब मान लो अप्लाइड फोर्स कर दिया मैंने 180 न्यूटन, कितना कर दिया 180, अब कितना लगेगा फ्रिक्शन 60, क्या लग सकता है 60, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही 50 है तो उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। अब इस केस में जितने है एफ एस मैक्स की वैल्यू उतना ही लग जाएगा और बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं रहेगा। अगर कोई पूछे कि अप्लाइड फोर्स तो 180 है, एफ एक्स मैक्स की वैल्यू 50 है, तो उस केस में एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन कराने के लिए ज़रूरत कितनी है 60 की, तो क्या लग सकता है, तो आप कहोगे नहीं लग सकता, और ये एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन भी नहीं होगी। तो इस केस में लगेगा कितना 50 है तो 50 का 50 लग जाएगा, कितना लग जाएगा अब यहाँ पे 50 न्यूटन। अब इस केस में सारी की वो चारों बातें निकाल के देखोगे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलेरेशन कुछ ना कुछ आएगा। अब इस केस में निकाल के देखो टाउ फ्रिक्शन फोर्स नहीं, इस केस में प्योर रोलिंग मोशन कैसे होगी, इस केस में एक डायरेक्शन में आपके पास नेट एक्सेलेरेशन कुछ ना कुछ आएगा। प्योर रोलिंग मोशन जो थी वो ये थे कि उसमें वी वी यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन बोल दो या प्योर रोलिंग मोशन बोल दो, वी और ओमेगा दोनों कांस्टेंट रहेंगे उसमें, तो उस केस में बॉडी चलेगी भी और घूमेगी, बट बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो नेट एक्सेलेरेशन है या नेट वेलोसिटी क्या होगी, उस केस में एक्सेलेरेशन तो आता ही नहीं क्योंकि आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन में, तो नेट वेलोसिटी क्या रहती है बॉटम मोस्ट पॉइंट की रेस्ट में रहती है, और वी और ओमेगा दोनों कांस्टेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन या फिर यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन। यहाँ पे ना तो एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन होगी क्योंकि इस केस में एक्सेलेरेशन बॉटम मोस्ट पॉइंट का कुछ ना कुछ आएगा, तो इस केस में क्योंकि एफ एस मैक्स की ज़रूरत कितनी है यहाँ पे 60 की एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन कराने के लिए, बट लग कितना सकता है 50 लग सकता है, तो उतना जितना लग सकता है उतना लग जाएगा, फिर जो होगा वो नेट एक्सेलरेशन फिर आप निकाल सकते हो, सभी बातें निकाल सकते हो। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या इस केस में एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन हो सकती है, तो आप कहोगे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पे टाउ बता दो, आई बता दो, सॉरी अल्फा बता दो, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बता दो कितना होगा। हाँ डिस्क ही है अभी तो। हो गया, मुझसे पूछ लो क्या डाउट है। इस केस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नेट फोर्स कितना आ जाएगा 120, नेट फोर्स कितना आ जाएगा 130, नेट फोर्स 130, मास कितना है 10, तो नेट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। टाउ इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस एफ, तो आर की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू कितनी है 50। इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, ये माइंड में सेट कर लो कि अगर सेंटर पे कोई फोर्स लग रहा है उसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आता। टॉर्क तब आता है जब सेंटर से हट के फोर्स लगता है, तो किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से, तो 50 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 100 का,
और एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास है 10 इंटू में 4 डिवाइड बाई 2 20। तो टॉर्क है 100 इक्वल टू आई की वैल्यू 20 इंटू में अल्फा। तो अल्फा आ जाएगा आपके पास 100 डिवाइड बाई में 20 5 और a इक्वल टू आर अल्फा। तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास 2 एक्सेलेरेशन है। बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास कितने एक्सेलेरेशन है, 2। एक तो कौन सा इधर की तरफ 13 और एक कौन सा आएगा a इक्वल टू आर अल्फा करोगे तो 5 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 10। तो नेट एक्सेलेरेशन कितना हो गया बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास 3 और इस डायरेक्शन में तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी, यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। आप बता सकते हाँ ए इसमें ए है तो इस केस में बढ़ेगा, इस केस में ए भी बढ़ेगा और इस केस में ओमेगा भी बढ़ेगा, यानी कि बी भी। लीनियर में तो एक्सेलरेशन क्या कह रहे हो, स्ट्रेट लाइन में तो एक्सेलरेशन हो रही है। हाँ स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ नेट एक्सेलरेशन है 3, तो उस केस में घूमेगा तो क्योंकि अल्फा भी है इसके पास तो उसकी वजह से ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी उसकी वजह से, और वेलोसिटी भी क्या होगी इस केस में बढ़ेगी। बट इस केस को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन नहीं बोल सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहना चाहिए। तो इस केस में एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन क्या है, इसमें जो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इस केस में ये चलेगी ज़्यादा, घूमेगी क्या, कम। ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा 3 मीटर पर सेकेंड। आगे समझना। तो इस केस में अगर एफ एस मैक्स फ्रिक्शन फोर्स की जितनी ज़रूरत है उससे अगर कम है तो जितना वो है एफ एस मैक्स उतना ही लग जाएगा। उस केस में फिर आप सारी बातें निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन ये आए कि बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है या नहीं, तो आप बता सकते हो कि नहीं है, इतना एक्सेलरेशन होगा। और इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगी, ये चलेगा ज़्यादा, घूमेगा क्या, कम। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, आपके मन में कोई डाउट कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड? आगे समझ। अब ये प्रूव भी हो सकता है कि इस केस में डिस्क के केस में जो फ्रिक्शन लगता है वो 1/3 ही क्यों लगता है। आप अपनी मर्जी से फ्रिक्शन फोर्स एफ आर मान लो, अप्लाइड फोर्स आपने एफ कर दिया, मान लो कि 1/3 ही क्यों लगता है। तो उस केस में मान लो आपने फ्रिक्शन फोर्स कितना मान लिया, सेंटर पे जो फोर्स लग रहा है वो मान लो एफ। सेंटर पे कितना फोर्स लग रहा है इस केस में, एफ। रेडियस है इसका मान लो आर, म्यू की वैल्यू म्यू दे रखी है आपको, ठीक है। मास दे रखा है इसका एम, मास कितना दे दिया, एम। एक जनरल दे दिया आपको कि डिस्क के केस में 1/3 ही क्यों लगता है, तब भी अगर 1/3 लगेगा तो ही जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो रेस्ट में रह पाएगा। तो इस केस में आपको प्रूफ करना है, तो इस केस में इसी तरीके से टॉर्क निकाल लो, ए निकाल लो, और उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या मान लो एफ आर। और आप ये कर लो कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रखना है तो ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर अल्फा के। तो आप ये मान के चलोगे कि ए इक्वल टू क्या होगा, आर अल्फा के। तो इस केस में ये मान के ही इसका प्रूफ होता है कि एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन कराना है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहना चाहिए, रेस्ट में। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप मान लो कितनी, एफ आर। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, एफ आर के इक्वल। तो यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ माइनस एफ आर, इतना आ जाएगा नेट फोर्स। तो एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, एफ माइनस एफ आर डिवाइड बाय में एम, इतना आ जाएगा आपके पास। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर क्रॉस एफ, तो यानी कि आर इंटू में एफ आर, इतना टॉर्क लगेगा। और एक टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। तो यहाँ से आर इंटू में एफ आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू में अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, आर इंटू में एफ आर डिवाइड बाय में एम इंटू में आर स्क्वायर, ये आ जाएगी अल्फा की वैल्यू। और इंटू में क्या कर दोगे 2, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, एफ आर 2 एफ आर डिवाइड बाय में एम आर, इसके इक्वल आ गया आपके पास अल्फा की वैल्यू। इतनी आगे की नहीं अल्फा की वैल्यू, आपके पास अल्फा की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो a इक्वल टू क्या कर दो इसमें, आर अल्फा। a इक्वल टू क्या कर दोगे, आर अल्फा। अल्फा को आर से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वेट कर दो। बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रखना है, क्योंकि तभी फ्रिक्शन फोर्स 1/3 लगेगा, तभी बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रह सकता है, रेस्ट में। तो इस केस में a की वैल्यू क्या है, f माइनस एफ आर डिवाइड बाई में m इक्वल टू 2 एफ आर डिवाइड बाई में m इंटू आर इंटू में क्या कर दोगे, r।
ठीक है, m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, तो यहाँ पे f माइनस एफ आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2FR। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3FR। तो FR की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी F/3। तो डिस्क के केस में अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रखना है तो अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स का कितना होना चाहिए 1/3। अगर इससे कम ज़्यादा आप करोगे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं रहेगा। आ गया समझ? ये इसका प्रूफ भी है कि डिस्क के केस में 1/3 ही क्यू लगने पे बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहता है। एनी डाउट? किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। ये तो था डिस्क के केस में। रिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स ये नहीं है कि 1/3 लगेगा, उस पर हाफ लगता है। अप्लाइड फोर्स का कितना लगेगा हाफ। होलोस्फीयर के केस में अप्लाइड फोर्स का लगेगा 2/5F और सॉलिड स्फीयर के केस में लगता है 2/7F। ये नोट हो गया? जल्दी नोट करो। ये फ्रिक्शन फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है रेगुलर बॉडी के साथ? फ्रिक्शन फोर्स बस उसको ये रखना है, फ्रिक्शन फोर्स ये चाहता है हमेशा जो अगर रेगुलर बॉडीज की केस आ जाए फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रोलिंग मोशन को सपोर्ट करता है। तो रोलिंग मोशन का सपोर्ट करना है, इसका मतलब उसका काम है कि इतना ही लगना कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहे। बस उसका काम ये सोच के लगता है कि मैं कितना लगूं कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहे। और बट ये भी नहीं है कि एफएस मैक्स की वैल्यू कम है बट ज़रूरत आपको ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा लग जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जितने की ज़रूरत है अगर उतना है फ्रिक्शन फोर्स तो उतना लग जाएगा। अगर ज़रूरत ज़्यादा की है और एफएक्स मैक्स की वैल्यू है उससे कम तो फिर उस केस में उतना नहीं लग पाएगा, जितना है उतना ही लग जाएगा। फिर उस केस में रोलिंग मोशन नहीं हो पाएगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं रह पाएगा उसके, क्योंकि अलग अलग बॉडी की अलग अलग आ रही है, क्योंकि हर एक का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। हाँ, इनर्शिया पे डिपेंड करती है। जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। सॉरी, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा, इस केस में 1/3 लग रहा है, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा उस केस में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है। अब सभी जितने भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े सबके आगे एक कोफिशिएंट लगता है mr², सभी में कॉमन है। mr² क्या है? सभी में कॉमन है। आगे जो एक कोफिशिएंट लगता है, किसी के आगे हाफ लगता है, किसी के आगे 1 लगता है, किसी के आगे 1/12 लगता है, किसी के आगे 1/6 लगता है। तो उस केस में सभी के आगे एक क्या है? कोफिशिएंट है। mr², सभी में कॉमन है तो उस कोफिशिएंट को बीटा बोलते हैं यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन में। अभी देखो कि ये तो डिस्क के केस में था। डिस्क के केस में कितना लगेगा 1/3। मान लो रिंग दे दिया, ज़्यादातर पेपर में आता है रिंग, डिस्क, होलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर, ये 4 ही मिलते हैं ज़्यादातर। 99% केसेस में रिंग दे देगा, डिस्क दे देगा, होलोस्फीयर दे देगा, सॉलिड स्फीयर दे देगा। इसके अलावा चारों के अलावा रेयर ही आपको इनके अलावा मिल जाएंगे रहेगी। होलो सिलेंडर दे दिया, फिर होलो स्फीयर, उस केस में सॉलिड स्फीयर सिलेंडर दे दिया। मान लो कि अप्लाइड फोर्स रिंग है, रिंग के केस में कितना लगेगा? रिंग, डिस्क, होलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर। अप्लाइड फोर्स मान लो आपने F लगाया, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स सभी में क्या लगा रखा है? F का। तो रिंग के केस में जो फ्रिक्शन लगता है वो 1/2 लगता है, अप्लाइड फोर्स का हाफ लगता है। कितना लगता है? अप्लाइड फोर्स का हाफ। डिस्क के केस में अप्लाइड फोर्स का 1/3 लगता है, F/3 लगेगा। और होलोस्फीयर के केस में 2/5F लगता है। होलोस्फीयर के केस में 2/5F और सॉलिड स्फीयर के केस में 2/7F इतना लगता है। एक एनिमेशन के थ्रू भी समझ आ जाएगा कि किसके केस में ज़्यादा लगता है, ऐसा क्यों हुआ, वो एक एनिमेशन भी दिखाएंगे आपको। तो अप्लाइड फोर्स के केस में अप्लाइड फोर्स अगर F है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? रिंग के केस में F/2 लगेगा तो ही एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन हो पाएगी, तो ही बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रह पाएगा रिंग के केस में। डिस्क के केस में 1/3 लगेगा तो ही बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रह पाएगा? रेस्ट में रह पाएगा। और
होलोस्फीयर के केस में 2/5f लगेगा तो ही बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रह पाएगा, और सॉलिड स्फीयर के केस में 2/7f लगेगा तो ही बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा, रेस्ट में। एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन होगी उस केस में। अगर इनसे कम ज़्यादा लग रहा है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, आपने जब यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन पढ़ा था तो v इक्वल टू आर ओमेगा था, तो ही वो क्या थी, यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन। अगर v ज़्यादा तो क्या हो रही थी, फॉरवर्ड स्लीपिंग। अगर ओमेगा ज़्यादा तो उस केस में क्या हो रही थी, बैकवर्ड स्लीपिंग। यानी कि आर ओमेगा अगर ज़्यादा तो बैकवर्ड स्लीपिंग हो रही थी, और उस केस में अगर यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन है तो v इक्वल टू क्या थे, दोनों आर ओमेगा के इक्वल। एनी डाउट? अब इस केस में रिंग के केस में कितना लगेगा, f/2, डिस्क के केस में, और होलोस्फीयर के केस में, और सॉलिड स्फीयर के केस में 2/f। इस केस में ये कहाँ से आया, एक जनरल फॉर्मूला याद रख लो, फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है बीटा एफ डिवाइड बाय में बीटा प्लस 1। अब ये बीटा क्या है, यहाँ पे जो बीटा है, जितने भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हो, ड्रिंक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr², डिस्क का होता है mr²/2, होलोस्फीयर का कितना है 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर का कितना है 2/5 mr²। तो जो ये कोफिशिएंट है सबके आगे, ये है बीटा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ये 1/2, और इसमें क्या आ जाएगा 1। जो mr² के आगे कोफिशिएंट है उसी को क्या बोला गया यहाँ पे, बीटा। mr² के आगे जो कोफिशिएंट है उसी को क्या बोला गया, बीटा। अगर रिंग के केस में बीटा की बात करो तो कितना होगा 1, डिस्क के केस में बीटा की बात करोगे तो 1/2, और होलोस्फीयर के बीटा की बात करोगे 2/3, और सॉलिड स्फीयर के केस में बीटा हो जाएगा 2/5। अब इस फॉर्मूले में बीटा की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास यही निकल के आ जाएंगे कि रिंग के केस में f/2 लगेगा, डिस्क के केस में f/3 लगेगा, और होलोस्फीयर के केस में 2/5f लगेगा, और सॉलिड स्फीयर के केस में 2/7f। जब पुट कर लो बीटा की वैल्यू 1, f डिवाइड बाय में बीटा की वैल्यू 1 प्लस में 1, तो कितना आ जाएगा f/2। तो रिंग के केस में कितना लग रहा है, f/2। बीटा की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1/2 पर पुट कर दो, कितना आ जाएगा f/3। बीटा की वैल्यू 2/3 पुट कर दो, कितना आ जाएगा 2/5f। बीटा की वैल्यू 2/5 पुट कर दो, कितना आ जाएगा 2/7f। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला। ये भी इसी तरीके से ड्राइव होता है जैसे मैंने ये करा था, इसमें इसी तरीके से ये भी आ जाएगा फॉर्मूला कि बीटा एफ डिवाइड बाय में बीटा प्लस 1। बस आपको मैंने यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क मानना था, तो मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पुट कर दिया था, mr²/2। तो यहाँ पे अगर आप इसको कोई भी जनरल बॉडी की, वो रिंग भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकती है, होलोस्फीयर भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, बीटा mr² पुट कर दो। बस बीटा की वैल्यू जो भी बॉडी होगी, मान लो डिस्क है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, डिस्क है तो 1/2, और रिंग है तो क्या आ जाएगी 1, होलोस्फीयर है तो क्या आ जाएगी 2/3, और सॉलिड स्फीयर है तो क्या आ जाएगी 2/5। तो इसका डेरिवेशन यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर निकाल लोगे, यहाँ पे आई की वैल्यू अगर बीटा mr² पुट करके फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो वो इतनी आ जाएगी। होलो सिलेंडर भी लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर भी होता है रेगुलर बॉडीज के केस में, बट वो क्वेश्चंस में आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है, रोड को भी ले लेते हैं बट वो क्वेश्चन में बहुत कम मिलती है। रोड को अगर लेते हैं तो उसके चारों तरफ सर्कुलर शेप में एक मासलेस वो लगा देते हैं, सर्कुलर शेप में क्या लगा देंगे, मासलेस एक फ्रेम लगा देते हैं, तो फिर वो भी क्या बन जाती है, एक रेगुलर बॉडी बन जाती है। ठीक है, रेगुलर बॉडी ये जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, होलोस्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, ये है रेगुलर बॉडीज का मतलब। नहीं है, वो घूमेगी। इस केस में रिंग मैंने बता दिया, रेगुलर बॉडीज के केस में रिंग है, डिस्क है, होलोस्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, होलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। और रिंग को भी दे देते हैं, रोड को भी दे देते हैं, बट रोड के चारों तरफ एक मासलेस रिंग सर्कुलर शेप में क्या लगा देते हैं, एक फ्रेम, तो वो भी क्या हो जाती है, एक रेगुलर बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं उस केस में। पेपर में नहीं मिलता आपको, ये ही है बस 6, ज़्यादा जो मिलती है ये 4 ही मिलेंगी। आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगी कि सबसे ज़्यादा कौन सी आ रही है इन चारों में। चारों के अलावा जो आपको रेयर ही देखने को मिलेगा, ठीक है, इन पे ही चारों पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब देखो सबका इस केस में बीटा किसका ज़्यादा है, यहाँ पे बीटा आप निकाल के देखो, जो रिंग का बीटा है तो 1 है, इसका कितना आ जाएगा 0.5, इसका कितना आ जाएगा आपके पास 0.66, इसका कितना आ जाएगा 0.4, ये आ जाएगा। अब सबसे ज़्यादा किसका है, रिंग का, सबसे ज़्यादा किसका है, रिंग का, फिर किसका ज़्यादा है, होलोस्फीयर का, फिर किसका ज़्यादा है,
डिस्क का, और फिर किसका ज़्यादा है, सॉलिड। सबसे कम जो है वो किसका है, सॉलिड स्फीयर का। तो अगर मान लो एक इंक्लाइन प्लेन होगा, मान लो क्या दे दिया, एक इंक्लाइन प्लेन, और इन चारों को अगर छोड़ा जाएगा वहाँ से, चारों को इकट्ठा छोड़ा गया, चारों का मास सेम है, चारों का रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है, इन चारों में मास भी सेम, रेडियस भी सेम, और तीनों को एक ही हाइट से अगर आप छोड़ोगे, मान लो एक ही हाइट से तीनों को, चारों को क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो सबसे जल्दी पहुंचती है वो उस केस में सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। फिर उस केस में कौन सा पहुंचेगा आपके पास, डिस्क, फिर होलो स्फीयर, और फिर रिंग। अगर यहाँ पे रोड भी दे दी, मान लो एक रोड है, उसके चारों तरफ क्या लगा दिया, एक मासलेस ऐसे लगा दिया मान लो आपने सर्कुलर शेप में, तो रिंग का जो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/12 होता है, ml²/12, तो उसका जो बीटा है वो तो क्या होगा, सबसे कम होगा, तो सबसे जल्दी पहुंचती है रोड, सबसे जल्दी क्या पहुंचेगी, रोड पहुंच जाएगी। फिर तो जिसका बीटा सबसे कम वो सबसे ज़्यादा चलेगी, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही क्या लगेगा, उस केस में कम लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, उतना ही कम। बीटा जिसका ज़्यादा, उस केस में फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, ज़्यादा, और वो जल्दी पहुंचेगी उस केस में। हॉरिजॉन्टली में तो आपको वो देना पड़ेगा, आपने तो फिर उस केस में फोर्स कितना अप्लाई करा है, फिर उस पर डिपेंड करेगी। क्वेश्चन ये आता है कि एक इंक्लाइन प्लेन में से चारों को छोड़ दिया, चार रेगुलर बॉडीज दे दी, मान लो 2 दे दी या 3 दे दी, तो उस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कौन सबसे पहले, किसको सबसे कम टाइम लगेगा, तो उस केस में जिसका बीटा सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसमें एनिमेशन भी दिखाएंगे तो उसके थ्रू ये वाली बात समझ में आ जाएगी। अगर चारों बॉडीज को एक इंक्लाइन प्लेन में सेम मास है, सेम रेडियस है, सब कुछ सेम है, और आपने छोड़ दिया, तो उस केस में सबसे पहले कौन सा पहुंच रहा है। रोड के जो आप बता रहे हो, मासलेस लगा रहे हैं, सिलेंडर नहीं बन जाएगा, रोड ही मानी गई है एक प्रकार से। सिलेंडर का मतलब कि उसकी रेडियस भी होगी कुछ ज़्यादा, सिलेंडर और रोड में फ़र्क है। उस पे लगा तो नहीं होगा, क्या लगा दिया, मासलेस, तो वो रिंग के शेप में लगाया जाता है ना, सिलेंडर के शेप में थोड़ी ना लगाया जाता है, तो वो मासलेस है, बिल्कुल भी मास नहीं है उसका। फ्रेम एक ना के बराबर फ्रेम लगा दिया ताकि वो अच्छे से घूम पाए, बस इसलिए। रोड बहुत कम आती है, बट उस केस में दे दिया तो उस केस में एक बिल्कुल मासलेस, ना के बराबर उसका मास लेते, एक ऐसा फ्रेम लगा दिया। मान लो एक कागज ही ले लिया जिस केस में स्ट्रॉन्ग, जिसका मास बिल्कुल भी नहीं है, एक ऐसा फ्रेम लगा दिया, तो उस केस में वो भी एक रेगुलर बॉडीज बन सकती है। तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ml²/12 होता है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी उसके लिए, सबसे कम होगी, तो वो सबसे जल्दी पहुंचती है। 1/12 सबसे कम होगी इन सभी में से, तो वो क्या होगी, सबसे जल्दी पहुंचेगी अगर इंक्लाइन प्लेन से छोड़ दिया तो। ठीक है, अब देखो सबके केस में, मैं रिंग और डिस्क मान लो मैंने 2 दे दी, सबके केस में जो सारी चारों बातें निकालोगे, टाउ निकालोगे, या फिर सब कुछ सेम दे दिया, मान लो अप्लाइड फोर्स भी सेम लगाया, मास भी सेम दे दिया, रेडियस भी सेम दे दिया, बट सभी के केस में ए, अल्फा, टॉर्क, ये सारे के सारे कहेंगे अनइक्वल आएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सभी के केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, अलग अलग लगता है। फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग क्यों लगता है, क्योंकि रोलिंग करवाने के लिए, एक्सेलरेटेड रोलिंग करवाने के लिए कम सबके केस में अलग अलग की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रिक्शन उतना ही लगता है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहे, रेस्ट में रहे। तो रिंग के केस में अगर ज़्यादा की ज़रूरत है तो क्या लग जाता है, ज़्यादा। डिस्क के केस में, रिंग के केस में कम की ज़रूरत है तो क्या लग जाएगा, कम। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पहले ही बताया गया था, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ज़रूरत के हिसाब से लगता है, जितने की ज़रूरत है उतना ही लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ये नहीं है कि ज़रूरत कम की है लग गया ज़्यादा, या फिर ज़रूरत ज़्यादा की है लग गया कम, और वो लगेगा मैक्सिमम जितना लग सकता है, फिर उस केस में उतना ही लगेगा। मान लो ज़रूरत ज़्यादा की है और है एफ मैक्स की वैल्यू कम, तो उस केस में कम ही लग जाएगा, ये नहीं है कि ज़्यादा लग गया। यहाँ पे भी एफ मैक्स आप निकाल के देखोगे हर केस में कि एफ मैक्स जितना ज़रूरत है उतना है भी या नहीं। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोग के केस में निकाल रहे थे एफ मैक्स, तो इस केस में यहाँ पे भी एफ मैक्स निकालोगे और फिर ये देखोगे कि जितने की ज़रूरत है उतना एफ मैक्स है या नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ।
इन सभी में आप मेरे को ए और अल्फा बता दो क्या होगा. फाइंड ए एंड अल्फा. दोनों में ए और अल्फा बता दो क्या होगा. म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है इस केस में 1. म्यू की वैल्यू 1 दे रखी है. दोनों में ए और अल्फा बता दो क्या होगा. दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, म्यू की वैल्यू सेम है, अप्लाइड फोर्स भी सेम है, पर दोनों में ए और अल्फा बता दो. दोनों अलग अलग आएंगे. क्यों आएंगे? क्योंकि दोनों में फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा. बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रखना है तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा जितने की ज़रूरत है. बता दो दोनों में ए और अल्फा क्या होंगे. हो गया होगा. हो गया. दूसरे का बता दो. हो गया. हो गया होगा भाई. कितनों से हो गया? देख इसमें फर्स्ट केस में जल्दी करो, 2 मिनट हो रहे. कितने आंसर आ रहे हैं बताना. 4 तो आंसर आ रहे हैं. आंसर क्या क्या आ रहे हैं? हो गया. दूसरे में 15 और एक और का निकाल लो जल्दी. हो गया. ठीक है भाई, जितना हो गया ठीक है. इसमें देखो होलो स्फीयर के केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है? 2/5 F. 2/5 इंटू में F की वैल्यू 210 84 न्यूटन.
फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84। नेट फोर्स कितना हो गया 126। एक्सेलेरेशन कितना जाएगा सेंटर मास का 126 डिवाइड बाय में 10 यानी कि 12.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह आ जाएगा आपके पास ए की वैल्यू, सेंटर मास का एक्सेलेरेशन आ गया आपके पास। टॉर्क कितना आ जाएगा आर क्रॉस एफ। यहाँ पे जो बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रखना है तो डायरेक्ट ए इक्वल टू आर अल्फा भी लगा सकते हो आप। अल्फा निकालने के लिए क्या लगा सकते हो ए इक्वल टू आर अल्फा। ए की वैल्यू आपको पता है 12.6, आर की वैल्यू पता है आपको, अल्फा निकाल सकते हो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रह रहा है तो आप ए निकाल लो, नेट फोर्स निकाल के अल्फा आप इससे भी निकाल सकते हो, ए इक्वल टू आर अल्फा। ए की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि आर अल्फा की वैल्यू भी ए के इक्वल आएगी तभी बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रह सकता है। तो ए की वैल्यू है 12.6, आर की वैल्यू है 2 इंटू में अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 12.6 डिवाइड बाय में 2 तो 6.3। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.3। तो फर्स्ट केस में अगर इससे भी निकालोगे टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ फिर टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाओगे तो भी आंसर 6.3 ही आएगा इस केस में, क्योंकि हमने फोर्स इतना दे रखा है। एफ एस मैक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है यहाँ पे 100 न्यूटन, एफ एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी है 100 के इक्वल और ज़रूरत कितनी है 84 की। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रह सकता है क्योंकि जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही है एफ एस मैक्स। ठीक है, तो इस केस में कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12.6 और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.3। सेकंड केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है कितना लग जाएगा, एफ आर की वैल्यू 2/7 एफ यानी कि 2/7 इंटू में 210 60 न्यूटन कितना लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स 60 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 150। नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 150 न्यूटन। तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 150 डिवाइड बाय में 10 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन होगा तो ए इक्वल टू, इसमें भी बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा यानी कि एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन होगी तो इसमें भी क्या लगा सकते हो, ए इक्वल टू आर अल्फा। ए की वैल्यू है 15 इक्वल टू आर की वैल्यू है 2 इंटू में अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइड बाय में 2 यानी कि 7.5 मीटर पर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आगे आपके पास यानी कि क्वेश्चन में ये सब कुछ दे के आपसे ये पूछ सकता है लीनियर एक्सेलरेशन बताओ और एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। फ्रिक्शन अगर दे दिया तो फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ्रिक्शन ना लगे। गिवन ना हो तो आप टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ इससे करके निकालोगे, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ और टाउ इक्वल टू आई अल्फा। अगर मान लो बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं रह रहा तो आपको पता लग जाएगा कि अप्लाइड फोर्स इतना है। एफ एस मैक्स की वैल्यू अगर आपको जितने की ज़रूरत है फ्रिक्शन फोर्स की अगर उससे कम है, मान लो कि यहाँ पे हमें ज़रूरत होती कितनी की 120 की, कितने की जरूरत थी 120 की, बट कितना है एफ एस मैक्स 100। तो फिर उस केस में ए इक्वल टू आर अल्फा नहीं लगा सकते, फिर आपको बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 भी नहीं होगा, फिर आपको प्रॉब्लम में इस तरीके से करना पड़ेगा जो पीछे वाले केसेस में बताया था। ठीक है, वो तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा अप्लाइड फोर्स इतना है, एफ एस मैक्स की वैल्यू इतनी है और जो हमें ज़रूरत है वो इससे कम है या ज़्यादा है। तो आपको तुरंत लग जाएगा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अगर ए इक्वल टू आर अल्फा है तो पक्का होगा बी इक्वल टू आर ओमेगा भी है। ठीक है, और ये अगर मान लो स्मूथ फ्रिक्शन तब नहीं लगेगा अगर आपने फोर्स भी लगाया, अगर ऐसा केस हो फ्रिक्शन तब नहीं लगेगा जब बिल्कुल स्मूथ सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सरफेस, और आपने सेंटर पे फोर्स लगा दिया तो उस केस में बस चलेगा ट्रांसलेशनल मोशन ही होगी, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा उस केस में। फिर जो आप पूछ रहे थे कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी हो फिर भी हम सेंटर पे लगा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स लगे ही ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रफनेस दे रखी है और आपने फोर्स लगा दिया और फ्रिक्शन फोर्स ना लगे। अगर रफनेस दे रखी है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा, और उस केस में जितने की ज़रूरत है एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन कराने के लिए उतना ही लगता है। ठीक है, एनी डाउट किसी के मन में? एक एनिमेशन देख लो अभी इस केस में कि सबसे पहले कौन सा आता है वो देखो।
अगर सेंटर से हट के लगेगा तो वो अलग केस है, फिर बताया जाएगा उसमें। इसमें वो एक अलग केस है कि अगर अप्लाइड फोर्स आपने सेंटर से हट के लगा दिया तो उस केस में कितना फ्रिक्शन लगता है, कि रोलिंग होगी कि नहीं होगी, एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन होगी या फिर फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी या बैकवर्ड स्लिपिंग होगी, वो बताया जाएगा। सेंटर से अगर कितना हाइट ऊपर अगर हम लगाएं फोर्स कि उस केस में भी रोलिंग मोशन हो तो वो H=B टार होता है, वो आगे बताएंगे। सर इसमें तो कहीं शो नहीं कर रहा। अच्छा ये इसमें ध्यान से देखो, बातें नहीं। इसमें देखो कि तीनों एक ही उस पे मास भी तीनों का क्या है, सेम है। एम भी सेम दे रखा है, आर भी सेम दे रखा है, और तीनों की चारों किधर है, सेम हाइट पे हैं। एक साथ इनको छोड़ दिया, तीनों को क्या छोड़ दिया, एक साथ। सबसे पहले देखना क्या, ये रोड दे रखा है आपको, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर और रिंग। रोड है, सॉलिड स्फीयर है, दोबारा से देखो, ये रोड है, ये सॉलिड स्फीयर है, ये डिस्क है और ये रिंग है। इसमें सबसे पहले जो पहुंचती है वो कौन सी पहुंचती है, रोड, फिर सॉलिड स्फीयर, फिर डिस्क और फिर रिंग। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ई जो ये है, यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी। ई क्या है, टोटल एनर्जी। के है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यू है पोटेंशियल एनर्जी। जब ये तीनों यहाँ पे थे तो जो काइनेटिक एनर्जी क्या थी तीनों के पास, जीरो। स्टार्टिंग से देखो तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी तीनों की, जीरो। जब ये नीचे आ रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल, जब यहाँ पे थे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो। तीनों की ई जो है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व है। टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। तो एनर्जी का वेस्ट नहीं हो रहा, एनर्जी लॉस नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है, और रोलिंग फ्रिक्शन एक प्रकार से क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगते हैं तो वो एनर्जी का लॉस नहीं करते। तो ई की वैल्यू ये भरी हुई थी ये वाली डिस्क, और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी जब हाईएस्ट पॉइंट पे थे, सभी की, तीनों की चारों की बराबर थी। टोटल एनर्जी भी चारों की बराबर थी। जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आए तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस केस में ये खाली हो जाएगी, सबसे पहले जो है रोड की, फिर सॉलिड स्फीयर की, और फिर डिस्क की, और फिर रिंग की। तो काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या हो जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले कौन पूछेगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कम, यानी कि बीटा की वैल्यू जिसकी कम, तो उस केस में वो सबसे ज़्यादा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। और जिसकी बीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा, वो क्या होगा, सबसे लेट पहुंचेगा। उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम आता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या लगती है, ज़्यादा। समझ में आ गया कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सभी में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो क्या लगता है, अलग अलग लगता है। कौन सा, क्या पूछ रहे हो, इमीटर की यहाँ पे जो ये इधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो टाइम जो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तीनों एक ही हाइट से छोड़े गए हैं, तीनों को टाइम जो लग रहा है, टाइम भी कि कौन सबसे पहले पहुंच पा रहा है, किसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जल्दी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, समझ आ गया कि अगर क्वेश्चन आ जाए, ये आ भी चुका कि अगर एक ही हाइट से रेगुलर बॉडीज को छोड़ा जाता है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सबसे जल्दी कौन पहुंचेगी, किसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो उस केस में रेगुलर बॉडीज देखोगे, मान लो सॉलिड स्फीयर दे दिया, रोड दे दिया आपको, रिंग दे दी और डिस्क दे दी, तो उस केस में सबसे जल्दी रोड पहुंचेगी, फिर सॉलिड स्फीयर, और फिर होलो डिस्क, और फिर रिंग। क्योंकि सॉलिड रोड का बीटा की वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है, तो वो जल्दी पहुंचेगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा। फ्रिक्शन उस केस में क्या लगेगा, सबसे कम। एनी डाउट,
क्योंकि तीनों में, इन चारों में आपने देखा अप्लाइड फोर्स तो सबका सेम ही है mg sin थीटा, यानी कि जी साइन, इसमें अप्लाइड फोर्स तो सबका क्या है, सेम ही है mg sin थीटा नीचे की तरफ। इसका सभी का मास सेम है तो रेडियस सेम है, तो नीचे की तरफ जो अप्लाइड फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, mg sin थीटा। तो चारों में जो mg sin अप्लाइड फोर्स चारों में सेम है। सरफेस भी सबका सेम दे रखा है, जो म्यू की वैल्यू सबके लिए क्या है, सेम है। फिर ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सब में क्या होगी, अलग अलग होगी, ताकि बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहे, रेस्ट में। किसी को कुछ पूछना है अब तक जो पढ़ाया, एनी डाउट? हम इसमें जैसे रोड के ऊपर मासलेस कुछ लगाया हुआ है, ऐसे तो स्क्वायर शीट के ऊपर लगा दे वो घूमने लग जाएगी। आता नहीं है ना, वो रेगुलर बॉडीज की केस में कंसीडर नहीं की जाती है, पेपर में नहीं आता। ऐसे तो कुछ भी दे देगा देने को तो, बट होता नहीं है उस केस पे। फिर उस केस में भी निकाल सकते हो अगर मान लो दे भी दिया तो, बट होता नहीं है, जो चीज़ होती ही नहीं तो उस केस में हम पढ़े कि उसको। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एक क्वेश्चन और करके हल फिर। बातें किस चीज़ की? इसमें बता दो, ए बता दो, फ्रिक्शन बता दो, अल्फा बता दो और टॉर्क बता दो कितना लगेगा। दादा से मैं रिंग दे रखी है, अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन है, रेडियस 4 मीटर, मास दे रखा है 20 kg, सेंटर मास का एक्सेलरेशन बता दो, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, अल्फा कितना होगा और टॉर्क कितना लगेगा। इसकी डीपीपी होगी, देना एक बार। डीपीपी है इसकी, इस लेक्चर की दे दी थी स्टार्टिंग में, ले लेना कोई नहीं। वही वाली है। हो गया होगा ये? इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा? F/2। F की वैल्यू है 200 डिवाइड बाई में 200 न्यूटन। Fs मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 200 इंटू में 1 यानी कि 200 न्यूटन आ जाएगी। तो लग सकता है 100 न्यूटन, जरूरत कितने की? 100 की। मैक्सिमम कितना है? 200 तो लग सकता है यहाँ पे, तो 100 न्यूटन लग जाएगा। नेट फोर्स कितना आ गया? तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 100 डिवाइड बाय में 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन। टॉर्क कितना लगेगा इसमें? आर की वैल्यू है 4 इंटू में 100, 400 न्यूटन मीटर, इतना लग जाएगा टॉर्क। और एक टॉर्क निकालने के लिए टाउ इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा। तो टॉर्क की वैल्यू है 400, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी रिंग के केस में? एम की वैल्यू है 20 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 इंटू में अल्फा।
5/4 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बातें नहीं, 5/4, यानी कि इसके पास एक तो एक्सेलरेशन हो गया आगे की तरफ कितना 5 का, और एक क्या होगा इसमें अल्फा होगा कितना 5/4। तो इसके पास बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन हो गए, एक 5 का और एक इधर जाएगा आर अल्फा। तो आर की वैल्यू कितनी है 5/4 और अल्फा की वैल्यू 5/4 इंटू में 4, तो कितना आ जाएगा 5। बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा रेस्ट में। आगे समझ, एनी डाउट? एक क्वेश्चन करके देखता हूँ। होलोस्फीयर, ये सीधे होके बैठो, गर्दन नहीं मुड़नी चाहिए इसकी आगे। होलोस्फीयर दे रखा आपको, मास दे रखा है 10 kg, आर की वैल्यू, रेडियस दे रखा है 1/2 मीटर और रफनेस की वैल्यू दे रखी है आपको 2/5। इस केस में फ्रिक्शन बता दो कितना लगेगा, पहली बात। दूसरी सेंट्रोमास का एक्सेलरेशन, अल्फा की वैल्यू, टाइम टू रीच बॉटम, बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, फिफ्थ लीनियर वेलोसिटी एट बॉटम, लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, और सिक्स्थ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एट बॉटम। एंगुलर वेलोसिटी व्हेन बॉडी रीच एट बॉटम। ये 6 बातों का जवाब दे दो। होलोस्फीयर दे रखा, मास दे रखा आपको 10 kg, रेडियस दे रखी है 1 मीटर, म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 2/5, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 30। आपको ये बताना है फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, सेंट्रोमास का एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा क्या होगा, टाइम कितना लगेगा बॉटम तक पहुंचने में, और आपको ये लेंथ दे रखी है 54 मीटर। और जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो v की वैल्यू क्या होगी और ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। अगर हुप मिल जाए तो इसका मतलब क्या लोगे उसको, हुप होगा तो रिंग। टाइम और v और ओमेगा निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हो इसमें। नहीं, एक में लगा सकते हो। टाइम निकालने के लिए ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में अलग से निकालोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अलग से निकलेगी, ये तो v आ जाएगा आपके पास, तो इसका मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा, ये गिवन है आपको, तो v इक्वल टू आर ओमेगा से ओमेगा निकाल सकते हो आप। v आ गया आपके पास, r आपको पता है, तो वहाँ v इक्वल टू आर ओमेगा लगा दो, ओमेगा आ जाएगा। चाहे एंगुलर वो इक्वेशन लगा दो सर्कुलर मोशन की। हाँ, इनिशियली 0 है, गिवन ना हो तो हमेशा 0 मान के चलोगे।
क्या कह रहे हो? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रीच करने से पहले यहाँ तक पहुँचेगी तो उसका मतलब वेलोसिटी वही पूछेगी जब यहाँ तक पहुँचेगी, नीचे तो आएगी तो कितनी वेलोसिटी होगी ये पता नहीं। क्यों माइनस का क्यों आ रहा है? आगे की तरफ वन का पीछे की तरफ ऐसे नहीं होगा। हो गया? ये बातें किस चीज़ की हैं? अपना अपना कर लो ना। डिस्कशन तब करते हैं जब अलग से बैठ के कोई आप सोल्व करे हो क्वेश्चन। अब खुद अपना अपना दिमाग लगा लो एक बार। इसमें नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg साइन थीटा। कितना आ जाएगा mg साइन थीटा की वैल्यू? मास की वैल्यू है 10 इंटू में g की वैल्यू 10 साइन 30 डिग्री 1/2 50 न्यूटन। नीचे की तरफ फोर्स कितना लग जाएगा? 50 न्यूटन का। एफएस मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? म्यू की वैल्यू है 2/5 इंटू में mg कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 इंटू में √3/2 यानी कि 50√3। √3। आपको होलोस्फीयर दे रखा है तो होलोस्फीयर में जो वैल्यू होगी फ्रिक्शन फोर्स की कितने की जरूरत होती है? 2/5f। तो 2/5f की वैल्यू कितनी है? 50। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 20 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 20 न्यूटन लग कितना सकता है? 20√3 ज़्यादा ही है 20 से तो लग जाएगा 20। तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा? 20 न्यूटन का। नेट फोर्स क्या बचेगा? नीचे की तरफ 30। एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा 20 न्यूटन तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 30 डिवाइड बाय में मास है 10 तो 3 का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना समझ में आया क्या? mg साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा और इधर क्या लगेगा? mg कोस थीटा। और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा तो n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? mg cos थीटा के इक्वल। तो फ्रिक्शन फोर्स fs मैक्स होता है म्यू s इंटू में n। तो म्यू की वैल्यू दे रखी है 2/5 इंटू में n की वैल्यू है 50√3। तो fs मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20√3। और फ्रिक्शन फोर्स इसके केस में होलोस्फीयर के केस में 2/5f लगता है और f की वैल्यू 50 है यहाँ पे जो चलाएगा इसको। तो यहाँ पे f फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20। लग कितना सकता है? 20√3। तो 20√3 20 से तो ज़्यादा ही है तो लग जाएगा 20। तो नेट फोर्स बच गया कितना? नीचे की तरफ 30 का। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अल्फा निकालना है तो a इक्वल टू आर अल्फा कर सकते हो। बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा तो a इक्वल टू आर अल्फा। a की वैल्यू है 3 और r की वैल्यू कितनी है इसमें? 1/2 इंटू में अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा भी कितना आ गया आपके पास? 6 रेडियन पर सेकंड। टाइम टू रीच बॉटम तो इसके लिए इक्वेशन लगा सकते हो v इक्वल टू u प्लस 80। क्या लगा सकते हो? v इक्वल टू u प्लस 80। पहले वेलोसिटी निकाल लो। s इक्वल टू ये लगा दो सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s की वैल्यू पता है आपको 54। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू में एक्सेलरेशन है 3 इंटू में t स्क्वायर आपको निकालना है। तो 54 इंटू में 2 डिवाइड बाय में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। तो 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा? t स्क्वायर। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6 सेकेंड। और फिर आपके पास टाइम आ गया 6 सेकेंड। अब लीनियर वेलोसिटी बतानी है तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हो। क्या टाइम भी पता है आपको? तो v इक्वल टू क्या लगा दो? u प्लस 80। तो v की वैल्यू निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है 3 का, टाइम कितना लग रहा है? 6। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 18 मीटर पर सेकेंड। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट तो रेस्ट में रहेगा। एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन होगी तो v इक्वल टू आर ओमेगा बी होगा और a इक्वल टू क्या होगा? आर अल्फा। तो ओमेगा निकालने के लिए v इक्वल टू क्या कर दो? आर ओमेगा के इक्वल। v की वैल्यू कितनी है? 18। r की वैल्यू कितनी है? 1/2 इंटू में ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आई ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? यस, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो बट आपको अगर पता है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रह रहा है तो आप a इक्वल टू आर अल्फा लगाओ, जल्दी सोल्व होगा अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए। और b इक्वल टू आर ओमेगा लगा दो ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए।
ठीक है, लगा सकते हो क्योंकि आपको पता है बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में है, तो इसका मतलब V इक्वल टू आर ओमेगा है और A इक्वल टू क्या है, आर अल्फा। इसकी डीपीपी आपको मिली हुई है, कंप्लीट कर लेना। और मंडे को इसमें किसी को कोई डाउट, पहले तो ये बताओ समझ में आ गया सभी को?